चैप्टर 1 का थोड़ा सा हिस्सा हमने अभी कवर करना था, उसके लिए अप्रोप्रिएट टाइम आएगा, उस वक्त हम उसको कवर करेंगे। चैप्टर 6 का टाइटल क्या है? प्रोस्पेक्टस। और दूसरा क्या है इसका? कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ठीक है, क्या होता है प्रोस्पेक्टस? प्रोस्पेक्टस का ताल्लुक है पब्लिक कंपनी से। पब्लिक कंपनीज, राइट। पब्लिक और प्राइवेट कंपनी का फर्क हमने किया था और उसमें एक बात सीखी थी कि पब्लिक कंपनी कौन सी ऑफर कर सकती है? पब्लिक ऑफर। किस चीज की? शेयर्स के इशुएंस की। जबकि प्राइवेट कंपनी नहीं कर सकती। तो अब समझना ये है कि जो पब्लिक पब्लिक एट लार्ज है, अच्छा, अब इनको कंपनी को इजाजत है कि कंपनी इसे ऑफर कर सकती है। तो ऑफर क्या करेगी कंपनी? क्या ऑफर करेगी कि हम शेयर्स बेच रहे हैं, बेचना चाहते हैं। ओके, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ऑफर, आईपीओ। ठीक है, तो अब सवाल ये है कि इस पब्लिक को डिसीजन मेकिंग करने के लिए, डिसाइड करने के लिए कि वो शेयर्स लें या ना दें, कंपनी के शेयर्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। तो वो इंफॉर्मेशन किसके पास होगी? कंपनी के पास। कंपनी क्या करती है? जिस डॉक्यूमेंट के जरिए ये इंफॉर्मेशन पहुंचाती है उसको कहते हैं प्रोस्पेक्टस। इस इंफॉर्मेशन के प्रोवाइड करने का नाम है प्रोस्पेक्टस। अच्छा, अब देखिए प्रोस्पेक्टस की जहां तक बात है, तो प्रोस्पेक्टस पे कुछ रेगुलेशन है, स्ट्रिक्ट किस्म की, टाइट, सख्त। अच्छा, प्रोस्पेक्टस एडवर्टाइजमेंट नहीं है। एक टीवी चैनल ने एडवर्टाइजमेंट किया और उसमें उन्होंने क्लेम कर दिया, टीवी चैनल पे एक एडवर्टाइजमेंट आता है, क्लेम किया नंबर 1 वॉशिंग पाउडर। ये किस चीज का नंबर 1? तो लोग समझ रहे थे कि शायद सेल में नंबर 1 है। ठीक है, पता चला नहीं, सेल में नंबर 1 नहीं था। किस चीज में नंबर 1 था? पैकिंग में नंबर 1 था। अच्छा यार, तो भाई पैकिंग का नंबर 1, तो कल उस पर केस फाइल हो जाए। तुमने कहा था नंबर 1 है ये, तो नंबर 10 भी नहीं है। हमने कब कहा था कि किस में नंबर 1 है? हमारा मकसद तो ये। तो एडवर्टाइजमेंट में आपकी जो बातें जाती हैं उसमें, वो आपने अगर देखा होगा कि टीवी चैनल के अलावा जो न्यूज़पेपर, मैगजीन्स या इवन जो सोशल मीडिया पे ऐड आते हैं, तो उसमें एक छोटा सा ना एस्टेरिक होता है और नीचे नोट्स लिखे होते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन हम दे रहे हैं, ये इन्फॉर्मेशन में ये बात यूं समझी जाए। यानी छोटे फॉन्ट में जो पढ़ा भी ना सके, डिस्क्लेमर आ जाता है। तो जो हमने बात की है इसका इन अदर वर्ड्स हमने झूठ बोला है। इन अदर वर्ड्स वो झूठ बोल रहे होते हैं। बोलना ये चाह रहा हूँ कि एडवर्टाइजमेंट में टिका के झूठ बोला जाता है और फिर भी लीगल एक्शन नहीं होता, कुछ नहीं होता। अलबत्ता प्रोस्पेक्टस में झूठ नहीं बोल सकते। प्रोस्पेक्टस में आपने अगर कोई बात कर दी जो बात में गलत साबित हुई, तो मारे जाओगे, तो बस जाओगे। तो इसीलिए प्रोस्पेक्टस पे बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं, लिमिटेशंस हैं। तो लोग अब क्या कर सकेंगे? जो कंपनी को चलाने वाले लोग हैं, जो कंपनीज हैं, वो क्या डिसाइड करेंगे इस वक्त? वो करेंगे, अच्छा एक काम करते हैं, प्रोस्पेक्टस को तो क्लीन रखते हैं, प्रोस्पेक्टस की जगह एक समरी बना देते हैं प्रोस्पेक्टस की। हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे देखिए हमारे प्रोस्पेक्टस में कोई भी गलती नहीं है, और सारे झूठ हम ना एक और डॉक्यूमेंट में बोलेंगे जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं? समरी। ठीक है, समरी किसकी है? प्रोस्पेक्टस के। प्रोस्पेक्टस थोड़ी है, उसकी समरी है। उसमें जो झूठ बोलने हम बोल लेंगे। लोग कहते हैं नहीं, नहीं, हर वो डॉक्यूमेंट जो तुम इस पर्पस के लिए इशू करोगे उसको प्रोस्पेक्टस कहा जाएगा। इसका मतलब है कि प्रोस्पेक्टस उसके नाम में नहीं है, फिर भी प्रोस्पेक्टस बन जाएगा, उस पर सेम रेगुलेशन अप्लाई कर जाएगी जो प्रोस्पेक्टस है। तो ये स्ट्रिक्टनेस क्यों है? इस पब्लिक को प्रोटेक्ट करने के लिए। पब्लिक को प्रोटेक्ट किया जा रहा है ताकि कोई भी मेंबर ऑफ पब्लिक डिसीव ना हो और फंसे नहीं। ठीक है, अब इसीलिए इस कॉन्टेक्स्ट में आप देखिए क्या है, प्रोस्पेक्टस मींस एनी डॉक्यूमेंट। तो ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके टाइटल पे लिखा हो प्रोस्पेक्टस, क्या वो? हाँ वो भी, मगर हर वो डॉक्यूमेंट, सिर्फ प्रोस्पेक्टस नहीं,
हर वो डॉक्यूमेंट जो इसके अलावा होगा वो भी इसमें काउंट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर लेट सपोज एक कंपनी ने एक डॉक्यूमेंट इशू किया ये और इसके टाइटल में प्रोस्पेक्टस नहीं लिखा, और ये प्रोस्पेक्टस नहीं है, कंपनी के हिसाब से प्रोस्पेक्टस नहीं है, मगर काम वही कर रहा है जो प्रोस्पेक्टस करता है, तो इस पे भी वही रेगुलेशन अप्लाई कर जाएगी जो प्रोस्पेक्टस पे अप्लाई करती है। तो इसीलिए क्या लिखा है, एनी डॉक्यूमेंट, यानी जो प्रोस्पेक्टस है वो तो है ही, जैसे बकरी तो बकरी है ना, मगर भेड़ को भी बकरी बना दिया, तो इसका मतलब जिसका नाम प्रोस्पेक्टस होगा वो भी होगा, मगर जिसका नाम प्रोस्पेक्टस नहीं होगा उसको भी बना दिया प्रोस्पेक्टस। एनी डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब्ड आर इश्यूज इज प्रोस्पेक्ट, यानी ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके नाम में लिखा हो कि वो प्रोस्पेक्टस है, वो प्रोस्पेक्टस है। ओके, एंड इंक्लूड्स, अब ये एक्सटेंड कर रहा है उस बात को कि नहीं उसके नाम में तो नहीं लिखा होगा, मगर एंड इंक्लूड्स डॉक्यूमेंट, नोटिस, सर्कुलर, मटेरियल, एडवर्टाइजमेंट, ऑफर फॉर सेल ऑफ सेल डॉक्यूमेंट, ऑफर फॉर सेल डॉक्यूमेंट, पब्लिकेशन, अदर इनविटेशन और अदर इनविटेशन to public or any section of the public। पब्लिक क्या होगा, सारे लोग। सेक्शन ऑफ पब्लिक क्या हो गया, सेक्शन ऑफ पब्लिक क्या हो गया, ऑल द पीपल अबाउ द एज ऑफ 20, ये सेक्शन हो गया। ठीक है, अच्छा, और एनी सेक्शन और इनवाइटिंग ऑफर्स फ्रॉम द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन, किसकी सब्सक्रिप्शन, शेयर्स की सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन के लिए उसको इनविट, परचेज ऑफ एनी सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी। तो हर वो डॉक्यूमेंट जिसके जरिए कंपनी क्या कर रही है, पब्लिक को ऑफर कर रही है और इनवाइट कर रही है कि वो शेयर्स परचेज करने की ऑफर करें, ये है प्रोस्पेक्टस। तो इसके अंदर अगर कोई नोटिस, इसके अंदर कोई सर्कुलर, अगर कोई मटेरियल, कोई एडवर्टाइज, हर वो डॉक्यूमेंट प्रोस्पेक्टस बना दिया गया जो प्रोस्पेक्टस का काम करेगा। और प्रोस्पेक्टस का काम क्या है, ऑफर फॉर इश्यूएंस ऑफ शेयर्स, पब्लिक को बोलना कि वो करे। ठीक है, अदर देन, अलबत्ता डिपॉजिट्स, अदर देन डिपॉजिट्स इनवाइटेड बाय बैंक। अच्छा, अगर बैंक एडवर्टाइजमेंट कर रहा है कि जी हमारा बैंक तो टॉप का बैंक है और इस बैंक में हमने इंटरनेशनल अवार्ड जीता है और हम आपको इस रेट, इतना इंटरेस्ट रेट जो दे रहे होते हैं, ये बेनिफिट वो बेनिफिट, तो इसीलिए आप हमारे बैंक में अपने डिपॉजिट्स रखो, अपने डिपॉजिट्स रखो, तो ये भी तो लोगों से पैसे मांग रहे हैं ना, इनवाइट कर रहे हैं ना कि तुम हमें, मगर ये प्रोस्पेक्टस नहीं है क्योंकि उसका काम ही ये है, ये शेयर्स के अगेंस्ट नहीं है, ये अकाउंट के अगेंस्ट है, डिपॉजिट्स के अगेंस्ट है, तो ये प्रोस्पेक्टस शामिल नहीं होगा। तो अब अगर एक न्यूज़पेपर में ऐड आता है और उसमें उन्होंने क्या कहा पब्लिक को कि हमारे बैंक में अकाउंट खोलो और इतने डिपॉजिट्स रखो, और उसमें कोई गलत बयानी आ गई, तो प्रोस्पेक्टस वाला लॉ इस पे अप्लाई नहीं करेगा। सर्टिफिकेट फॉर इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट के सर्टिफिकेट्स हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स इशूड बाय नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, एनबीएफसीज, ये सिमिलर चीजें हैं सारी, एक डिपॉजिट्स और दो सर्टिफिकेट्स, इन्वेस्टमेंट के या डिपॉजिट्स के। ठीक है, ये इसका मतलब या तो बैंक हो और इन्वेस्टमेंट है और नॉन बैंकिंग है। तो फाइनेंस कंपनीज अगर पब्लिक से, फाइनेंस कंपनीज अगर बैंकिंग हो तब भी और नॉन बैंकिंग हो तब भी, अगर वो पब्लिक से कैसे, डिपॉजिट्स के जरिए या किसी सर्टिफिकेट के थ्रू कोई इन्विटेशन मांगे, उसका कोई डॉक्यूमेंट इशू करें, वो प्रोस्पेक्टस नहीं है क्योंकि उनका काम ही है, उनका बिजनेस ही यही है। क्या करती हैं, हाँ, देखिए नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज के लिए क्या कहा गया कि वो क्या मांग रहे हैं, डिपॉजिट की बात है, डिपॉजिट्स, डिपॉजिट्स और सर्टिफिकेट फॉर इन्वेस्टमेंट और डिपॉजिट्स। तो इसमें ना नॉन बैंकिंग का जो तस्करा है वो सिर्फ इस लाइन के लिए नहीं है, एंड के साथ। तो सर्टिफिकेट ऑफ इन्वेस्टमेंट और एंड सर्टिफिकेट ऑफ, तो सर्टिफिकेट यहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, फिर एनबीएफसी का जिक्र हो रहा है, तो इसका मतलब है कि ये इन्वेस्टमेंट का सर्टिफिकेट और डिपॉजिट में कवर हो सकता है। और जहाँ तक बात है आपके
बैंक्स की, तो उसके लिए सिर्फ डिपॉजिट लिखा है। अब मैं यहाँ पे एक सवाल आपसे पूछता हूँ, व्हाट इफ के वो एनबीएफसी अपने खुद के शेयर्स इशू करे, व्हाट इफ के वो बैंक अपने खुद के शेयर्स इशू करे और उसके लिए कोई डॉक्यूमेंट, वो प्रॉस्पेक्टस बन जाएगा, वो प्रॉस्पेक्टस बन जाएगा, शेयर्स के अगेंस्ट बन जाएगा, डिपॉजिट्स के अगेंस्ट नहीं बनेगा। पर्पस क्या होता है प्रॉस्पेक्टस का? इफ अ कंपनी वांट्स टू इशू सिक्योरिटीज टू जनरल पब्लिक, इट हैज टू इशू प्रॉस्पेक्टस. This prospectus provides the public with relevant, this is the key point, relevant information to decide whether they should invest in the company or not. और इसके अंदर जो टाइमिंग होती है, a company may issue a prospectus at any time in its life and company may issue shares to the public in the future at any time. अब इसका मतलब क्या है कि इसकी टाइमिंग थोड़ी सी हमें समझनी पड़ेगी कि कंपनी क्या प्रॉस्पेक्टस कब इशू कर सकती है। तो टाइमिंग के थोड़ी सी तफसील आगे आएगी, मगर इस पॉइंट के मुताबिक कंपनी का आज प्रॉस्पेक्टस इशू करना और कल शेयर इशू करना जरूरी नहीं है। पहले एक दफा उन्होंने प्रॉस्पेक्टस इशू किया हुआ है, तो पब्लिक के पास पहले ही इंफॉर्मेशन है और कोई सब्सटेंशियल चेंजेस आई नहीं है कंपनी में, जो इंफॉर्मेशन पहले थी वो आज भी वैलिड है, तो प्रॉस्पेक्टस दोबारा इशू करने की जरूरत नहीं है, उसकी बेसिस पे शेयर्स आज भी इशू कर सकते हो। तो कंपनी में, क्योंकि वो ऑलरेडी पब्लिक नॉलेज है, पब्लिक डोमेन में वो प्रॉस्पेक्टस अवेलेबल होता है, कोई भी उसको एक्सेस करके और इंफॉर्मेशन हासिल कर सकता है। अ कंपनी में इशू शेयर्स टू पब्लिक बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। देखिए, ये जो कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का कनेक्शन है, इसको पहले समझते हैं और उसके बाद हम इसकी एक्सप्लेनेशन देते हैं कि क्या पॉइंट था। कंपनी बिजनेस कब स्टार्ट करती है, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस कैसे होता है? इसके लिए कंपनी है दो किस्म की, एक तरफ कंपनी है प्राइवेट और दूसरी का तरफ कंपनी है पब्लिक। इससे कोई कंडीशन नहीं है इमीडिएटली आफ्टर इनकॉर्पोरेशन ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, इमीडिएटली आफ्टर। अलबत्ता पब्लिक कंपनी को इमीडिएटली आफ्टर इनकॉर्पोरेशन इजाजत नहीं है, इसे सबसे पहले कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे और उन स्टेप्स में आता है इशुएंस ऑफ शेयर्स, ताकि वो नेसेसरी फंडिंग रेज कर सके, फाइनेंसिंग रेज कर सके, और उसके बाद जब वो इजाजत मिल जाती है आपको रजिस्ट्रार की तरफ से, तो उस केस में कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस किया जा सकता है, वरना नहीं किया जा सकता। इसका मतलब है कि कंपनी बनाने के काम के बाद, कंपनी बनाने के बाद कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस करना आपके हाथ में नहीं है, फौरी से नहीं कर सकते, कुछ करना पड़ेगा तब जाके आपको इजाजत मिलेगी। तो आइडिया क्या है कि चूंकि ये प्राइवेट है, चंद लोग होंगे, तो उन्होंने जब प्राइवेट कंपनी में बिजनेस को स्टार्ट करना है तो इमीडिएटली क्यों स्टार्ट करवाया? क्योंकि ये जब प्राइवेट फॉर्म में बनी है तो वो फंडिंग पहले उनके पास है, वो इतने शेयर्स पहले ही परचेज करते हैं जिससे सफिशिएंट फंड्स प्रोड्यूस हो सके, जिससे वो बिजनेस हो सके। मगर पब्लिक की सूरत में क्योंकि फंडिंग कहाँ से आनी है? पब्लिक से। देयरफॉर इसमें जरूरी है कि पहले फंडिंग को रेज किया जाए और उसके बाद कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस की जाए। तो अ कंपनी में इशू शेयर्स टू पब्लिक बिफोर, इसका मतलब कमेंसमेंट से पहले क्या इजाजत है? शेयर्स इशू करने की। बल्कि ये जरूरी है कि पहले शेयर इशू किए जाएं फिर कमेंसमेंट की जाए, क्योंकि शेयर्स इशू करेंगे तो आपके पास रेक्विजिट फंड्स आ जाएंगे और जिसको फिर आप यूज करते हुए क्या कर सकते हो? बिजनेस को लॉन्च कर सकते हो। एग्जिस्टेंस ऑफ प्रोस्पेक्टस एंड्स after the prospectus is purpose is fulfilled. It is not like memorandum or articles that are, भाई प्रोस्पेक्टस इशू किया आपने और उसकी बेसिस पे शेयर्स इशू करने थे, से आपने कोई 80,000 शेयर्स इशू करने थे, तो प्रोस्पेक्टस इशू किया और उसके बाद आपने क्या कर दिया? शेयर इशू कर गए, तो प्रोस्पेक्टस खत्म हो गया। क्या हो गया? उसका एग्जिस्टेंस अब कहीं नहीं है। तो अगली दफा शेयर इशू करेंगे फिर प्रोस्पेक्टस इशू करेंगे, यानी क्या चीज? हाँ, वो बात अलग है
कि अगर एक प्रोस्पेक्टस की फिर टाइमिंग आगे पीछे हो सकती है, ठीक है, यानी कि अगर ये देखें एग्जिस्टेंस की बात हो रही है, प्रोस्पेक्टस का एग्जिस्टेंस एंड्स क्या हो जाता है, खत्म आफ्टर द पर्पज इज फुलफिल्ड, व्हिच इज व्हाट, कि आपका शेयर इशू हो गए। मगर मेमोरेंडम और आर्टिकल इस तरह नहीं है, ये कंपनी बनाने के लिए तो होते हैं, कंपनी बनाने के बाद इसका एग्जिस्टेंस खत्म नहीं होता, ये हमेशा कंपनी की लाइफ में चलते रहेंगे, परमानेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। प्रोस्पेक्टस परमानेंट नहीं है। अब प्रोस्पेक्टस की वेरियस टाइप्स होती हैं, किस किस्म का प्रोस्पेक्टस है वो थोड़ा आगे चल के आ रहा है, ठीक है। अब पहला टाइप बल्कि आगे शेल्फ प्रोस्पेक्टस इज अ सिंगल ऑफरिंग डॉक्यूमेंट। इसमें क्या होता है, ये आपका सवाल जो था अभी आंसर हो रहा है कि आपके पास सिर्फ क्या इजाजत है, एक दफा आपने शेयर्स ऑफर किए, प्रोस्पेक्टस खत्म हो गया। इसका मतलब है कि एक प्रोस्पेक्टस इस किस्म का है तो दूसरा दूसरे किस्म का होगा। वो कौन सी किस्म में आगे आ रही है, अ प्रोस्पेक्टस इज a shelf prospectus is a single offering document allowing companies to make multiple offerings is disclosed in the offering document within a prescribed time and subject to prescribed condition। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, विद इन प्रिस्क्राइब टाइम। तो एक तो वो प्रोस्पेक्टस है जो अपना पर्पस फुलफिल करेगा, खत्म हो जाएगा। मगर एक प्रोस्पेक्टस और है जो ये कह सकता है कि जी ये वैलिड रहेगा अप टू 3 ऑफरिंग्स। 3 ऑफरिंग का क्या मतलब है, हम पहली दफा भी शेयर इस पे इशू करेंगे, दूसरी दफा भी इस पे शेयर, तीसरी दफा। तो पहली दफा शेयर इशू करने से पहले आपने प्रोस्पेक्ट इशू किया, दूसरी तीसरी दफा आपने प्रोस्पेक्ट इशू नहीं किया, पहले इशू था, वो वैलिड रहेगा। मगर वो कब तक वैलिड रहेगा, जब कोई सब्सटेंशियल चेंज ना हुई हो। सप्लीमेंट टू प्रोस्पेक्टस, कौन सा प्रोस्पेक्टस, इसको कहते हैं शेल्फ प्रोस्पेक्टस। सप्लीमेंट टू द प्रोस्पेक्टस इनवाइट्स द जनरल पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर द सिक्योरिटीज earlier offered to the public through the shelf prospectus। अब देखिए हमने जो 4 महीने पहले शेयर शुरू किए थे एक प्रोस्पेक्टस पे, अब दोबारा शेयर इशू कर रहे हैं, तो लोगों को पता कैसे चलेगा, तो कहता है आप क्या करेंगे, एक सप्लीमेंट इशू करेंगे, कंपनी एक सप्लीमेंट इशू करेगी, एक डॉक्यूमेंट इशू करेगी, जिसका नाम क्या होगा, सप्लीमेंट। और वो सप्लीमेंट कौन सा है, सप्लीमेंट टू प्रोस्पेक्टस है। और वो क्या करेगा, सप्लीमेंट टू प्रोस्पेक्टस लोगों को इन्फॉर्म करेगा, किस चीज पे इन्फॉर्म करेगा, कि ये कंपनी पुराने प्रोस्पेक्टस पे शेयर इशू कर रही है, तो आपको पुराना प्रोस्पेक्ट पढ़ना पड़ेगा। सप्लीमेंट टू प्रोस्पेक्टस फॉर ईच ऑफरिंग कंटेन्स अपडेटेड डिस्क्लोजर्स, अपडेट करके ये डिस्क्लोजर दिए जाते हैं। फिर फाइलिंग विद द रजिस्ट्रार, प्रोस्पेक्टस जो होता है रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर करते हैं, फाइल करते हैं। नो प्रोस्पेक्टस शैल बी इशूड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ any company unless on or before the date of its publication, copy thereof signed by every person who is named therein as director or proposed director of the company has been filed with the। तो सबसे पहले एक स्टेप क्या है कि रजिस्ट्रार से के पास प्रोस्पेक्टस जमा करेंगे, फिर जाके उसे इशू करेंगे। इन केस ऑफ एनी कंट्रावेंशन द कंपनी एंड एवरी पर्सन हु इज पार्टी टू द इशू पब्लिकेशन सर्कुलेशन ऑफ द प्रोस्पेक्टस शैल बी लायबल टू पेनल्टी। लेवल 2 की पेनल्टी लगती है अगर इस तरह नहीं किया गया, यानी कि आपने प्रोस्पेक्टस लाजमन इशू करना है। और कब इशू करना है, जब आपने पहले रजिस्ट्रार को जमा किया हुआ है। रिस्क फैक्टर्स क्या है, इट इज कस्टमरी फॉर द अथॉरिटीज टू रिक्वायर द कंपनी टू अरेंज एंड राइट द रिस्क फैक्टर सेपरेट इन प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस के अंदर कंटेंट बहुत ज्यादा होती है कंपनी के बारे में, मगर एक चीज को अलग हेडिंग देके अलग सेपरेट सेक्शन में सेपरेटली बताना पड़ता है। और वो क्या है कि आप रिस्क फैक्टर बताते हैं, बंदा जो होगा वो कैसे मैनेज करेगा, रिस्क क्या है और कैसे बताया जाएगा, सेपरेटली बताया जाएगा। किसी हेडिंग के नीचे दबा के कोने में नहीं लिखोगे कि पता ही ना चले, उसको सेपरेट हेडिंग के साथ लिखा जाएगा, हेडिंग भी यही होगी उसकी। रिस्क फैक्टर्स, all the factors that could be risky for the investment in the company are written, and readers of the prospectus are especially advised to read the same before making any investment। वो यही बात मैंने की कि आपको अलग से प्रोस्पेक्टस के अंदर ये हेडिंग देके बताना पड़ेगा और उसमें लिखना पड़ेगा कि इसको जरूर पढ़ा जाए। रोल ऑफ अथॉरिटीज क्या है, द प्रोस्पेक्टस मस्ट बी अप्रूव्ड बाय एससीसीपी हु रिव्यू इट फॉर कंप्लायंस। It does not, however, mean that the authorities are act just to
discourage the company, its promoters, but it is the duty of the authorities to make sure that accurate information is provided to the prospectus shareholders. अब ये इसके लिए एक बात बताऊं, पॉइंट इसका बड़ा सिंपल सा है कि प्रोस्पेक्टस को अप्रूव करने की क्या जरूरत है, उसको कमीशन क्यों अप्रूव करे, अप्रूवल क्यों रखा गया है। अप्रूवल में ये आगे पॉइंट क्या बताया गया है कि अप्रूवल का ये मकसद कथन नहीं है कि इसमें इतने कीड़े निकाले जाएं कि प्रोस्पेक्टस इशू ही नहीं हो सके। इससे डिस्करेज करना मकसद नहीं है कंपनीज को, इससे डिस्करेज करना मकसद कतई नहीं है कि आपकी कंपनी जो है वो शेयर इशू ही ना कर सके, इतने उस पर सवालात रेज कर दिए जाएं कि वो लोग जो है ना तौबा करके भाग जाएं मगर फिर वो काम ना करें। अलबत्ता मकसद क्या है इसका, किस मकसद के लिए इसको इशू करवाया गया है, तो कहता है मकसद इसका यह है, प्रोस्पेक्टस के इसका पर्पस ये है कि भाई आप जो इंफॉर्मेशन दे रहे हो उसका यूजर जो है वो मिसलीड ना हो। अच्छा, कल मैंने एक मैंने बुक ऑर्डर की थी मगर मुझे कल मिली, उसका नाम है एनाटमी ऑफ कॉर्पोरेट लॉस, एनाटमी एनाटमी ऑफ कॉर्पोरेट लॉस। अच्छा, इस बुक को अमेरिकन कुछ स्कॉलर्स हैं और कुछ यूरोपियन स्कॉलर्स हैं, उन्होंने एक तो यूरोपियन कंट्रीज, एक अमेरिका और एक जापान, उनकी कंपनी लॉ को कंपेयर किया है। उन्होंने जो चीज आइडेंटिफाई की है वो कहा है कि विद इन अ कंपनी कुछ कन्फ्लिक्ट्स होते हैं। कन्फ्लिक्ट्स, सबसे पहला कन्फ्लिक्ट होता है शेयर होल्डर और मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट की डिसीजन मेकिंग अलग ऑब्जेक्टिव के लिए हो सकती है, शेयर होल्डर का अलग अलग हो सकता है, इनके दरमियान कन्फ्लिक्ट होता है। दूसरा कन्फ्लिक्ट होता है विद इन द शेयर होल्डर्स, विद इन द शेयर होल्डर्स का आपस में, कि शेयर होल्डर की एक माइनॉरिटी होगी एक मेजॉरिटी होगी, तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। आपने देखा होगा 10% की बात बात जिक्र आती है, तो माइनॉरिटी शेयर होल्डर जो है उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा। और तीसरा कन्फ्लिक्ट होता है जो आपके स्टेक होल्डर्स हैं उनका और मेंबर्स का। स्टेक होल्डर्स कौन से हैं इसमें, और स्टेक होल्डर जैसे एम्प्लॉइज, सप्लायर्स, क्रेडिटर्स और पीछे जो आपके होते हैं मेंबर्स। तो इस केस में कहा गया है कि अप्रूव किया जाए। क्यों अप्रूव किया जाए, ताकि वो प्रोस्पेक्टस कोई ऐसी इंफॉर्मेशन कंटेन ना कर दे कि जो आगे चल के बंदे के डिसीजन में कंपनीज को बनने से, कंपनी को ग्रो करने से डिस्करेज किया जाए। तो इसका मतलब क्या है कि जो कमीशन में बैठा हुआ बंदा होगा वो इस स्पिरिट के साथ काम करेगा कि नहीं, इस प्रोस्पेक्टस को चलने दो, आगे बढ़ने दो। अब आता है ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज। नो पर्सन शैल मेक एन ऑफर, a public offer of securities unless the issuer यानी कंपनी or offerer of the securities has submitted for the approval of the commission and after the commission has approved the prospectus। का मतलब आप पब्लिक कंपनी हो, आप प्रोस्पेक्टस इशू किए बगैर शेयर्स इशू नहीं कर सकते, बल्कि आपको इवन नो पर्सन शैल मेक अ पब्लिक ऑफर तक नहीं कर सकते। पहले प्रोस्पेक्टस बनाओ, उसको कमीशन से अप्रूव करवाओ, फिर पब्लिक ऑफर करो। कंटेंट क्या होती है, may approve, the commission may approve a prospectus if contains such information, reports as may be prescribed by the regulations and by the commission. Commission has issued the public offering regulations 2017 which also include these contents। अब उसके अंदर क्या है, prospectus approved by the commission shall be valid for कितने डेज, 60 days। ये इंपॉर्टेंट है नोट करना, 60 days तक अप्रूवल के बाद वैलिड है। The shelf prospectus however shall be valid for such longer period as approved by the commission। तो अगर शेल्फ है तो उसको 1 साल के लिए, उससे ज्यादा अरसे के लिए वैलिड कराया जा सकता है, मगर कमीशन उसको करेगा। The time period may be extended by the commission and for reasons to be recorded। ये 60 टाइम और जो शेल्फ वाले का होगा टाइम वो एक्सटेंड भी किया जा सकता है। अब एक प्रोस्पेक्टस को अप्रूव किया किसने, कमीशन ने, और कल उस प्रोस्पेक्टस में गलती आ गई और जिसकी बेसिस पे लोगों ने इन्वेस्टमेंट की थी, इन्वेस्टमेंट डूब गई, तो कमीशन पे केस फाइल नहीं करोगे। कमीशन को प्रोटेक्ट किया गया है कि चूंकि ये इन्फॉर्मेशन कमीशन ने कहा था कि वैलिड है, हमारी डिसीजन मेकिंग हुई ही इस पे, हमारा नुकसान हो गया, अब कमीशन हमें भरपाई करे, हमें नुकसान पूरा करे। इसलिए कहते हैं कमीशन शेल नॉट बी
liable to any action in damages suffered as a result of the prospectus approved by the commission. उसका अप्रूव करने के बावजूद उसमें कोई गलती हो गई, आप खुद जिम्मेदार होंगे, खुद जाके फैक्ट्स वेरीफाई करें, ना कि सिर्फ इस अप्रूवल के बेसिस पे उसको वैलिड समझें. A person who in connection with the public offer of securities make a false or fictitious application, comment or offense, commits an offense. The above requirements of approval does not apply. किससे अप्रूवल का मांगा गया था? कमीशन से. ये अप्रूव नहीं, अप्लाई नहीं करता सिक्योरिटीज ऑफर्ड बाय स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान. स्टेट बैंक के लिए अगर स्टेट बैंक ऑफर करेगी ना सिक्योरिटीज, तो उस सूरत में इसकी पब्लिक ऑफरिंग की जरूरत नहीं है. स्टेट बैंक क्या कौन सी सिक्योरिटीज इशू करता है? स्टेट बैंक अपने शेयर्स की बात नहीं हो रही, बॉन्ड्स की बात हो रही, पीआईबीज की बात हो रही, पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड और अदर बॉन्ड्स. where the securities are offered in connection with private offering or private placement, क्योंकि इसमें पब्लिक इन्वॉल्व ही नहीं है. इस वजह से प्रोस्पेक्टस बनेगा तो जरूर उसको अप्रूव कराने की जरूरत नहीं है. इशू ऑफ शेयर्स of a subsidiary to the members of a listed holding by way of specie dividend or any other distribution in the prescribed manner. अब ये क्या बात कही इसने? इशू ऑफ शेयर्स, शेयर्स इशू हो रहा है of a subsidiary to the member of a listed holding company by way of specie dividend or any other distribution. specie dividend किसे कहते हैं? specie dividend कहते हैं डिविडेंड काइंड को. अब मैं मिसाल लेता हूं कि अगर मेरे पास मैं कंपनी हूं और मेरे पास किसी और कंपनी के से गुल अहमद के शेयर्स पड़े हुए हैं और डिविडेंड का वक्त आ गया है, डिविडेंड कैश में देने के बजाय और खुद उन अपने शेयर्स इशू करने के बजाय ये डिविडेंड इन स्पीशी दिया जाता है. इसका मतलब हुआ कि डिविडेंड की 3 फॉर्म्स हैं. एक तो एक्चुअल फॉर्म है जिसमें एसेट दिया जाता है, इन अदर वर्ड्स कैश दिया जाएगा, कैश डिविडेंड होगा. दूसरा कंपनी के खुद के शेयर्स होते हैं, उस सूरत में हम उसको बोनस शेयर्स कहते हैं. मगर एक चीज और भी है, और वो क्या है? वो है डिविडेंड इन स्पीशी. डिविडेंड इन स्पीशी क्या है? डिविडेंड इन स्पीशी ये देखिए इसमें लिखा हुआ है, इशू ऑफ शेयर्स टू द मेंबर्स ऑफ अ लिस्टेड कंपनी बाय वे ऑफ स्पीशी डिविडेंड और एनी अदर डिस्ट्रीब्यूशन इन दी. इसका मतलब क्या है कि इसमें भी शेयर्स दिए जा रहे हैं, मगर किसके? कंपनी ए के पास कंपनी बी के शेयर्स थे और इसने डिविडेंड देना था किसे? एक्स को. तो एक्स को ना पैसे दिए ना अपने शेयर्स दिए, इन्वेस्टमेंट में पड़े हुए बी के शेयर्स थे, बी के, और इन्वेस्टमेंट पड़े हुए उठा के इसको दे दिया कि ये शेयर अब से तुम्हारे पास है. तो डिविडेंड वाला काम भी सर्व हो गया और डिस्ट्रीब्यूशन भी हो गई डिविडेंड की, मगर किस तरीके से? कि उसके रखे हुए इन्वेस्टमेंट में उसके रखे हुए बी के रखे हुए शेयर्स थे जो उसके पास परचेज किए हुए थे, वो दे दिए. इसको कहते हैं स्पेशल डिविडेंड. इस पे भी अप्लाई नहीं करता क्योंकि ये स्पेशल डिविडेंड भी एक किस्म की इशुएंस ऑफ शेयर्स है, एक किस्म की. Where the securities are offered by the issuer to the member, यानी कंपनी ने किसी अपने मेंबर को, शेयर होल्डर को, एम्प्लॉइज ऑफ द इशूअर और फैमिलीज ऑफ सच मेंबर्स आर एम्प्लॉइज. और फिर है दिस. अच्छा, इस सूरत में भी प्रोस्पेक्टस जो है वो रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है. किस केस में? जिसमें सिक्योरिटीज आर ऑफर्ड बाय इशूअर टू कंपनी, employees of the issuer or families of such members and employees. आखिरी क्या है? The securities are shares and offered as bonus shares to any or all the other. तो बोनस शेयर्स की सूरत में भी ये प्रोस्पेक्टस को अपने मेंबर को इशू कर रही है. इसकी एग्जांपल क्या है? इसकी क्या एग्जांपल है? इशूअर टू मेंबर्स. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अभी जो मैंने ये कहा, यही तो इशूअर, ये वाली बात थी, ये बोनस शेयर्स, इसकी बात हो रही. इशूअर टू मेंबर्स, तो इशूअर टू मेंबर का मतलब क्या हुआ? कि ये बोनस शेयर्स इशू करे, अपने ही शेयर्स इशू किए जा रहे हैं, अपने ही शेयर्स. ठीक है. अच्छा, अप्रूवल, इशू, सर्कुलेशन, पब्लिकेशन. अप्रूवल, नो पर्सन शैल इशू, सर्कुलेट, पब्लिश प्रॉस्पेक्टस इंक्लूडिंग शेल्फ प्रॉस्पेक्टस सप्लीमेंट टू प्रॉस्पेक्ट अनलेस हैज बीन अप्रूव. अप्रूव्ड के बगैर प्रॉस्पेक्टस आप सर्कुलेट कर नहीं सकते,
पब्लिक ऑफरिंग कर नहीं सकते। उसके बाद इशूअर और ऑफरर shall submit a copy to the commission for a poll not later than 20 days before the prospectus proposed date। तो proposed date किसकी, पब्लिकेशन की डेट से 21 दिन पहले दे दें ताकि जल्दबाजी में काम ना हो, 21 दिन मिल जाए कमीशन को उसको स्क्रूटनाइज करने के लिए। न्यूज़पेपर में भी इसको प्रिंट करेंगे। Where a public offer is made in Pakistan, the issuer or offerer shall publish prospectus in full text and in such abridged form as may be prescribed, at least in one Urdu or one English daily। अब ये समझना क्या है कि एक तो प्रोस्पेक्टस प्रॉपरली इशू प्रिंट होता है, जैसे एक बुकलेट की फॉर्म में आ जाएगा प्रोस्पेक्टस, लिखा होगा उसके ऊपर प्रोस्पेक्टस, जिसके सपोज कर लें पेजेस हैं 60, मगर न्यूज़पेपर में आप उसको प्रिंट करना चाहते हो 2 पेजेस में, न्यूज़पेपर के 1.5 सफ़े के बराबर है, सारा तो नहीं आ सकेगा, तो उसको क्या करते हैं, एब्रिजमेंट करते हैं, एब्रिज करते हैं, कंसाइज करके बनाते हैं, तो वो एब्रिजमेंट भी प्रोस्पेक्टस बन जाता है। हमने पढ़ा था हर वो डॉक्यूमेंट जो पर्पस सर्व करेगा वो क्या होगा, prospectus। The prospectus shall not be published in newspaper less than 7 days or more than 30 days before the commencement of business। business commence होने से less than 30 ना हो और more than 30, less than 7 ना हो, more than 30 ना हो। copies printed है ना, तो copies कितनी होंगी, the issuer or offerer shall make available sufficient number of copies, sufficient होंगी। अब सपोज करें कि अगर हमारे पास टोटल 80,000 शेयर थे और पर पर्सन जो है 2,000 शेयर परचेज कर सकता है, तो आपको अंदाजा होगा ना कि ये इतने लोग शेयर होल्डर बनेंगे, फिर कितने और इंटरेस्टेड होंगे, तो 50,000 कॉपी आपने प्रिंट कर दी, सफिशिएंट। अप्रूव बाय द कमीशन फ्री ऑफ चार्ज, इसकी कोई कॉस्ट नहीं होगी, फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स पब्लिकेशन इन द न्यूज़पेपर टिल द क्लोजिंग ऑफ द, जब तक कि वो सब्सक्रिप्शन हो नहीं जाती तब तक द रजिस्ट्रार ऑफिस के पास, सिक्योरिटी एक्सचेंज यानी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, ब्रोकर्स के ऑफिस में, कंसर्न शेयर रजिस्ट्रार के पास, ये कंपनी का रजिस्ट्रार होता है शेयर रजिस्ट्रार, उसके बाद कंसर्न बैलेटर और कंसर्न क्रेडिट रेसिंग जो है, सारे इदारे इनसे कनेक्टेड है, इन सब के पास वो प्रोस्पेक्टस की कॉपी रखनी पड़ेगी, क्योंकि लोग इनके पास आते हैं और इंफॉर्मेशन लेते हैं। वेबसाइट पे भी अपलोड किया जाएगा दी प्रोस्पेक्टस इन फुल and the share subscription shall be uploaded on the website of the issuer and shall remain there from the date of the publication newspaper till the closing of, जब तक वो क्लोज नहीं हो जाता तब तक आपकी वेबसाइट पे भी प्रोस्पेक्टस पड़ा रहेगा। नो पर्सन शैल इशू, सर्कुलेट, पब्लिश, टेलीकास्ट और ब्रॉडकास्ट without the prior written approval of the commission and advertisement other than a prospectus announcing a public offer of the securities for which the prospectus is required unless the prospectus has been published or advertised, given an address in Pakistan from which it can be obtained, which means के जो restrictions हैं वो ये हैं कि आप एडवर्टिजमेंट यानी नो पर्सन शैल इशू, सर्कुलेट, पब्लिश ऑफ टेलीकास्ट, ब्रॉडकास्ट क्या विदाउट दी प्रायर अप्रूवल ऑफ कमीशन एडवर्टिजमेंट अदर देन, इसका मतलब क्या है कि लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने का तरीका वाहिद एक ही होगा और वो प्रॉस्पेक्टस इशू करना है, एडवर्टिजमेंट नहीं करो, मार्केटिंग नहीं करो, क्योंकि उसमें आप झूठ बोलते हो, उसमें आप मिसलीड करते हो, नहीं देंगे। क्या देंगे, प्रॉस्पेक्टस, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन उसमें होती है। टाइम नॉट वेरीड, द इशूअर or offerer is the case may be shall not at any time vary the terms of the clauses stipulated in the prospectus except subject to the approval of the commission। अब क्या मतलब है कि जो टर्म्स जिस पे आपने ऑफर किया है उसको चेंज नहीं करना, हाँ अलबत्ता चेंज करने की जरूरत है, कमीशन से अप्रूवल लेके चेंज कर सकते हैं। अच्छा, प्रोस्पेक्टस में ना एक एक्सपर्ट ओपिनियन भी होता है, मसलन एक बंदे की तस्वीर लिखी है और वो किसी इस वक्त टॉप कंपनी का सीईओ है और बाय ट्रेनिंग वो केमिकल इंजीनियर था और कंपनी केमिकल की है, ओके। अब वो बंदा उस कंपनी का कोई बोर्ड का मेंबर नहीं है, वो बंदा उस कंपनी से कनेक्टेड और रिलेटेड भी नहीं है, सिर्फ उस कंपनी पे अपना ओपिनियन दे रहा है, ओपिनियन दे रहा है। एक न्यूज़पेपर आता है जिसका नाम है बिजनेस रिकॉर्डर,
उसके एक पेज पे जो सेकंड लास्ट पेज होता है ना, हर रोज किसी न किसी कंपनी के बारे में ओपिनियन एक्सप्रेस करते हैं वो, ठीक है, बताते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं कंपनी का। तो इसी तरीके से एक एक्सपर्ट उस कंपनी के बारे में बता रहा है जिसके शेयर हो रहे हैं। इसका मतलब है, इन अदर वर्ड्स, मार्केटिंग की जा रही है। इसका मतलब है कि मार्केटिंग की जा रही है, ठीक है। तो ये जो मार्केटिंग की जाएगी, इस मार्केटिंग करने का तरीकेकार क्या होगा, आपके पास ये है कि एक्सपर्ट का ओपिनियन दे सकते हैं। एक्सपर्ट का ओपिनियन प्रॉस्पेक्टस में देने से मना नहीं किया गया, मगर उस पर कुछ पाबंदी है। और पाबंदी क्या है कि वो बंदा जिसका ओपिनियन आप ला रहे हैं वो रिटन में आपको इजाजत दे कि हाँ, मेरा ओपिनियन ना सिर्फ मैं दे रहा हूं बल्कि आपको इजाजत दे रहा हूं कि प्रॉस्पेक्टस में उसको प्रिंट भी कर लो, तब जाके आप उसको प्रॉस्पेक्टस में ला सकते हो। तो एक्सपर्ट इंक्लूड कौन होंगे एक्सपर्ट्स जिनका ये ओपिनियन आ सकता है? बैंकर, सिक्योरिटी एडवाइजर, इंजीनियर, वैल्यूअर, अकाउंटेंट, लॉयर और एनी अदर पर्सन जो कि इसी कैटेगरी का एक्सपर्ट होगा। हुज प्रोफेशन गिव्स अथॉरिटी, उसको इतनी अथॉरिटी है, यानी जैसे सपोज कर लें कि अगर कोई मटेरियल है और उस मटेरियल की क्वालिटीज पे एक अगर आप देखते हो कि मेडिकल डॉक्टर बात करता है तो हम उसको नहीं मानेंगे, हम कहेंगे तुम डिजीज के बारे में जानते हो, मटेरियल तुम्हारी स्ट्रेंथ नहीं है। मगर एक इंजीनियर, सिविल इंजीनियर अगर हमें मटेरियल के बारे में बताएगा हम उसकी बात मानेंगे क्योंकि वो एक्सपर्ट है इसका। तो ऐसी पोजीशन जिसके जरिए वो क्या करता हो, ओपिनियन दे सकता हो। A prospectus shall not contain a statement purporting to be made by an expert unless the expert in person is a person, यानी किसी कंपनी का नहीं हो सकता ओपिनियन, एक इंडिविजुअल का होगा। सलमान अहमद, करीम बख्श, ठीक है, who is not or has not been engaged or interested in the formation promotion, वो कंपनी से रिलेटेड बंदा ना हो, वरना तो बायस्ड होगा ना। तो बायस होगा, बायस नहीं होना चाहिए, इंडिपेंडेंट बंदा होना चाहिए, उसका जेन्युइन एक्सपर्ट होना चाहिए। फिर क्या है, कंसेंट, उसकी कंसेंट भी हो। प्रोस्पेक्टस, a prospectus that contains a statement purporting to be made by expert, जो किसी एक्सपर्ट की स्टेटमेंट शामिल की गई है, to be based on the statement made by the expert shall be issued, circulated and published, नहीं कर सकते आप इसको इशू, सर्कुलर, पब्लिश अनलेस एक्सपर्ट ने रिटन कंसेंट दी हो टू बी इशू, टू बी द इशू ऑफ द प्रोस्पेक्टस, कि उसकी बात, उसका ओपिनियन प्रोस्पेक्टस में शामिल किया जा सकता है स्टेटमेंट की फॉर्म में, तब तक आप उसको, तो स्टेटमेंट इन द फॉर्म और कंटेंट इन विच इट इज इंक्लूड, उसकी इजाजत जब तक नहीं देता वो नहीं शामिल कर सकते। देयर अपीयर्स इन द प्रोस्पेक्टस स्टेटमेंट दैट हैज एक्सपर्ट गिवन एंड हैज नॉट विथड्रॉन हिज कंसेंट। अब एक केस इस तरह है कि सपोज करते हैं कि आपके पास कंसेंट मौजूद है, आपने कहा कि हाँ, या फलाने एक्सपर्ट ने कहा है कि मेरी ये स्टेटमेंट आप अपने प्रोस्पेक्टस में शामिल कर सकते हो, मगर उसी एक्सपर्ट ने आपको अगला खत लिखा और क्या कहा कि जी मैं अपनी कंसेंट वापस ले रहा हूँ, ओके, मेरी स्टेटमेंट शामिल ना करें। आपने उसको कहा नहीं, स्टेटमेंट आ गई है ना, सब छाप दो, नहीं छाप सकते। अगर वो विथड्रॉ कर देना तो इसका मतलब है कि अब आप उसकी चीज को नहीं ला सकते, किसमें, प्रोस्पेक्टस में। क्रिमिनल लाइबिलिटी होगी, कंपनसेशन, पर्सन कमिट्स एन ऑफेंस हु मेक्स मिसलीडिंग, incorrect, untrue, deceptive statement in prospectus or omits information or statement from prospectus that is required to be included, तो वो क्या करेगा, वो कमिट कर रहा है क्या, ऑफेंस। तो अब एवरी ऑफरर, इशूअर, डायरेक्टर or any person who has signed the prospectus shall be liable to pay compensation, तो इसमें एक तो compensation पे किया गया है, पेमेंट उसको, to the person who acquires any of the securities in reliance with the prospectus to which the prospectus relates and suffers loss, तो compensate उसको लॉस के लिए किया जाएगा in respect of them as a result of incorrect, untrue, misleading statement of the prospect in the prospectus or omission from the, तो अगर किसी ने उसमें इन्वेस्टमेंट की प्रोस्पेक्टस की एक ऐसी बात पे रिलाई करते हुए जो बाद में अनट्रू साबित होती है, तो ऐसे केस में ऑफरर को यानी कंपनी को, इशूअर को और उसके डायरेक्टर्स को जो जिम्मेदार लोग हैं उनको ये लॉस की भरपाई करनी पड़ेगी और पैसे देने पड़ेंगे। अगर क्या करें तो क्रिमिनल लाइबिलिटी में एक चीज इंपॉर्टेंट है, देखिए कहाँ तक है इसमें चैप्टर, यही है और भी है, और है ना, और है, ये रुकिएगा, हाँ 2 पेज और है।
तो इसमें वजह क्या है? अच्छा, क्रिमिनल लायबिलिटी की जो बात होती है, हाँ यहाँ तक था ना, एवरी। तो क्रिमिनल लायबिलिटी की बात जहां पे हम कर रहे हैं, देखिए क्रिमिनल लायबिलिटी का क्या मतलब है? जेल की सजा। क्रिमिनल का मतलब ऑफेंस जो है ना, उसमें सजा जेल की हो सकती है, तो उसमें सिवियरिटी ज्यादा होती है। तो अगर इसी केस में कोई ऐसा, यहाँ तो सिर्फ जो था वो सिविल लाइबिलिटी थी। क्या किया गया? सिविल लाइबिलिटी थी ना, कैसे कि उसको कंपनसेट करा दिया गया। मगर अगर ऐसा नुकसान हो गया कि जिसके बाद क्रिमिनल लाइबिलिटी बनती है, तो वो उस बंदे की होगी जो जिम्मेदार है उसके लिए, वो डायरेक्टर पे, इंसान पे जाके गिरेगी। ठीक है, ऐसे केस में वो सेपरेट लीगल लाइबिलिटी जो इसको प्रोटेक्ट नहीं करती। ठीक है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी उसको सेपरेट लीगल पर्सन उसको प्रोटेक्ट नहीं करता। अच्छा, अब ये दूसरा जो इसका एंगल है वो है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का। अच्छा, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस बड़ा आसान सी चीज है। इसमें कहा गया है कि आप बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते जब तक कि, अब ये इसकी लॉजिक पहले समझो तो आपको बात समझ आ जाएगी। देखिए, पब्लिक से पैसे लेके कोई भाग जाए तो फिर, ठीक है, पब्लिक है ना, पब्लिक ऑफर है ना। प्राइवेट कंपनी से ये डर क्यों नहीं है? प्राइवेट कंपनी से ये डर इसलिए नहीं है कि वो पब्लिक ऑफर कर ही नहीं सकती। तो पब्लिक ऑफर कर ही नहीं सकती तो रिस्क कम हो गया। रिस्क है ही नहीं, बल्कि रिस्क कम हो गया ना। हाँ, इंडिविजुअल से 1 to 1 तो बात कर सकते हैं, मगर पब्लिक में रिस्क बहुत बड़ा है। तो पब्लिक कंपनी की सूरत में चूंकि पब्लिक से पैसा आएगा, तो वो फिर कंपनी के पीछे कौन लोग होंगे? वो स्पॉन्सर्स होंगे। पब्लिक जो पीछे, ये चोर हो सकते हैं, ये पैसे लिए भाग गए, एक्चुअल तो बिजनेस लगा ही नहीं। आप कैसे? सपोज करते हैं एक कंपनी बनाई गई ए लिमिटेड, और ए लिमिटेड का 1 रुपए का भी ऑन ग्राउंड कुछ भी नहीं था, कख नहीं था। इन्होंने क्या किया? इन्होंने रेज किए फंड्स, ठीक है, और उन फंड्स को लेके भाग गए। हो सकते हैं ना। तो कैसे इसको सेफ गार्ड किया जाएगा, कैसे प्रोटेक्ट किया जाएगा? तो कहते हैं इसके लिए तरीकेकार क्या होगा कि देखें, मिनिमम सब्सक्रिप्शन का एक टर्म है, वो आपको रेज करना पड़ेगा। मिनिमम सब्सक्रिप्शन मींस द अमाउंट इफ सो फिक्स्ड इन द मेमोरेंडम और आर्टिकल्स। आर्टिकल्स के अंदर एक मिनिमम अमाउंट को फिक्स करना पड़ता है, जो दैट द मिनिमम अमाउंट व्हिच इज बिजनेस, फॉर एग्जांपल कंपनी वुड नीड equipment, working capital, budget for starting the business. Without sufficient funds for all of this, company is not able to commence business. कंपनी बिजनेस स्टार्ट कर ले और बिजनेस स्टार्ट करने के बाद उसके पास फंड्स ही ना हो, बिजनेस बंद हो जाएगा। तो कहते हैं पहले फंड्स रेज कर लो। वो फंड्स कैसे रेज किए जाएंगे? वो फंड्स रेज किए जाएंगे थ्रू पब्लिक इशू। मगर पब्लिक इशू सक्सेसफुल कब माना जाएगा? पब्लिक इशू माना जाएगा जब मिनिमम सब्सक्रिप्शन हो जाए। अब इसका मतलब क्या है? इसकी एग्जांपल सुने। मैं मिसाल देता हूं कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन कहते किसको है? जब भी शेयर्स इशू किए जाएंगे तो 100% शेयर्स अगर कोई ना ले तो फिर, अब इसमें एक कॉन्सेप्ट है जो आगे चल के किसी स्टेज पे मैं डिस्कस करूंगा, कि कंपनी ने डिसाइड किया कि हमने से 4 लाख शेयर्स इशू करने हैं। अब 4 लाख शेयर्स में से सपोज कर लो कि अवेलेबल जो लोग हैं वो 4 लाख शेयर परचेज करने के लिए शेयर्स तक का ही है। अब ये मिनिमम मार्क तक भी नहीं पहुंच सका। से मिनिमम मार्क था कम से कम 75%, 75% तक ऑफर के शेयर्स इशू होने चाहिए, तब जाके वो आईपीओ सक्सेसफुल समझा जाएगा, वरना वो फेल हो जाएगा। तो ये थोड़ी है शेयर्स में कि बस आप एक एक शेयर बांटते फिर वो एक एक शेयर सेल करते, वो नहीं। सक्सेसफुल होने के लिए कोई नंबर ऑफ शेयर्स होगा, से 75% से 80%, वो जब तक इशू नहीं होगा वो आईपीओ सक्सेसफुल नहीं है। तो कितने शेयर्स इशू हो कि पब्लिक ऑफर सक्सेसफुल हो जाए, उसको कहते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन मींस द अमाउंट इफ एनी फिक्स्ड बाय द मेमोरेंडम और आर्टिकल्स। तो सक्सेसफुल, क्यों सक्सेसफुल? क्योंकि अगला स्टेप आएगा। अगला स्टेप क्या है? शेयर्स इशू किए जाएंगे, और अगर नहीं हुआ ना तो आईपीओ फेल, शेयर्स इशू नहीं किए जाएंगे, वापस कैंसिल, वो सारे शेयर कैंसिल हो जाते हैं।
वो सारे शेयर्स कैंसिल हो जाते हैं, क्योंकि सक्सेसफुल नहीं है ना तो शेयर कैंसिल। इसका मतलब आपका जो शेयर कैपिटल था वो 1 लाख से कम हो जाएगा, अथराइज शेयर कैपिटल रिड्यूस कर दिया जाएगा, क्योंकि आपके शेयर्स फेल हो गए, शेयर्स इशू नहीं हुए। ठीक है, तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या है? वो मिनिमम अमाउंट जो कि आर्टिकल या मेमोरेंडम में फिक्स होता है, जितने तक अगर शेयर्स इशू हो जाएं तो फिर फर्दर प्रोसीड करके शेयर्स की अलॉटमेंट कर दी जाती है और आईपीओ को सक्सेसफुल माना जाता है, पब्लिक ऑफरिंग को सक्सेसफुल माना जाता है। मगर उसके कम अगर है, अब कंपनीज पता है क्या करती हैं, ये इंश्योर करने के लिए कि उनका आईपीओ फेल ना हो, वो किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से क्या करते हैं, अंडर राइटिंग कराते हैं, अंडर राइटिंग करा लेते हैं। अंडर राइटिंग क्या है कि वो कहते हैं कि अच्छा देखो, आपके अगर शेयर इशू नहीं हुए तो हम ले लेंगे, यानी आईपीओ सक्सेसफुल हो जाए, अगर नहीं इशू हुए हम परचेस कर लेंगे, और अगर इशू हो गए तो फिर वही लोग लेंगे जिन, तो उनको अंडर राइटिंग करने के लिए क्या मिलेगा, कमीशन। कमीशन, बैंक को कमीशन मिलता है। बैंक ने कहा ठीक है जी, मैं आपको अंडर राइटिंग की सर्विसेज दे रहा हूँ, विच मीन्स कि अगर किसी ने नहीं खरीदा हम खरीद लेंगे, तो आपका आईपीओ तो सक्सेसफुल हो गया। मगर अगर मुझे एक शेयर भी नहीं लेना पड़ा क्योंकि लोगों ने ओवर सब्सक्रिप्शन कर दी थी, आपके तो बिक गए, तो कमीशन अलबत्ता आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये रिस्क होता है उसके लिए। अच्छा, कंडीशंस फॉर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस क्या है, बिजनेस कब कमेंस करते हैं? अ पब्लिक कंपनी शैल नॉट स्टार्ट इट्स ऑपरेशंस और एक्सरसाइज एनी बोरोइंग पावर्स, ना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं ना बोरो कर सकते हैं। क्या बोरो कर सकते हैं मनी, अनलेस क्या, शेयर्स फॉर कैश हैव बीन अलॉटेड, शेयर्स फॉर काइंड इन कैश एन अमाउंट नॉट लेस देन द मिनिमम सपोज, जो 75% का अमाउंट बनता था, सपोज करो जो टोटल था उसका अमाउंट बनता था 3 करोड़ रुपए, तो उतने पैसे आ चुके हो, 3 करोड़ की सब्सक्रिप्शन हो चुकी हो टोटल का, वो बताएंगे कितने के मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होगी, वो तो आर्टिकल में लिखा होगा कि जी 75%, 80%, कम से कम 60%, इतना होगा तो हम सक्सेसफुल मानेंगे। एवरी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी हैज पेड द अमाउंट, paid the company full amount on which the shares taken and contracted to be taken by him for which he is liable। इसका मतलब आपको बिजनेस कमेंस करना है ना, सबसे पहले तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन इंश्योर कर लो, मिनिमम सब्सक्रिप्शन हो गई हो ये इंश्योर कर लो। दूसरा, जब कंपनी बन रही थी तो उस वक्त एक डायरेक्टर ने कहा था, डायरेक्टर कौन है, ये उसके ओरिजिनल सब्सक्राइबर से, उन्हें कहा था कि हम 20,000 शेयर्स लेंगे, तो उसके पैसे भी तो दो। तो डायरेक्टर ऑफ द कंपनी ने क्या कहा था, जितने वो शेयर टेकअप करेगा उसके पैसे दे दे। नो मनी इज आर मे बिकम लायबल टू बी पेड टू द एप्लीकेंट फॉर एनी शेयर्स which have been offered for public subscription. No money is or may become liable to be repaid. इसका मतलब है कि अगर लेट सपोज कि आपके पास एप्लीकेंट्स हैं, एप्लीकेंट्स ने कहा था, एप्लीकेंट्स ने कहा था मैं शेयर्स दो, अब क्या हुआ, हमारे पास लेट सपोज कि टोटल जो हमने शेयर्स ऑफर करने थे, वो ऑफर करने थे से, मैं इस इन टर्म्स ऑफ एग्जांपल दे रहा हूँ, हमने ऑफर करने थे 5, तो हमारे पास 3, हमारे पास 4, हमारे पास 5, इतनी एप्लीकेशन हमें आनी चाहिए थी, हमारे पास आ गई कितनी, 6, हमारे पास आ गई 8 एप्लीकेशन आ गई। स्टार्ट करना चाहते हो ना, तो पहले तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या थी, 5 थे ना, तो आप 5 में से आपने रखा था 4, ठीक है, आपके पास आ गया 5 आ गया, राइट। आप मगर अभी भी 3 को पैसे वापस नहीं करोगे, जिनको शेयर नहीं मिले उनके पैसे तो वापस करो, उसको रीपे करना है पहले रीपे करो, फिर आप बिजनेस स्टार्ट करोगे, उसके पैसे रख के नहीं बैठो। ठीक है, जिनको शेयर नहीं इशू हुए बिकॉज वो सक्सेसफुल नहीं, आप कैसे फैसला करते हैं सक्सेसफुल कौन होगा, बैलेटिंग से। There has been filed with the registrar a duly verified declaration of the chief executive or one of the directors and the secretary that the aforesaid condition, वो ना सिर्फ ये बल्कि लिखो पेपर पे कि जो ऊपर वाली कंडीशंस थी हम फुलफिल कर चुके हैं, हमारे पे कोई वायलेशन नहीं है, फिर बिजनेस स्टार्ट करो। इन द केस ऑफ अ कंपनी विच has not issued prospectus inviting public to subscribe for the shares, there has been filed with the registrar statement in lieu of the prospectus। ये क्यों statement in lieu of the prospectus है भाई, statement in lieu of the prospectus का मतलब ये है कि आपने पहले शेल्फ प्रॉस्पेक्टस इशू किया था,
और करंट इशू में आपने प्रॉस्पेक्टस इशू नहीं किया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रजिस्ट्रार से अप्रूवल लेना था। नहीं, जरूरत थोड़ी है, अब मेरा प्रॉस्पेक्टस हो तो मैं अप्रूवल लू ना। तो कहता है विच इज नॉट इशूड प्रॉस्पेक्टस इनवाइटिंग, क्या करेंगे, देयर हैज बीन फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार। अब रजिस्ट्रार से अप्रूव क्या कराएं, वो तो पहले हमारा 1 से 1 साल के लिए या 12 महीने के लिए एक शेल्फ, या 8 महीने के लिए एक शेल्फ प्रोस्पेक्टस। शेल्फ क्योंकि वो शेल्फ में पड़ा रहेगा, वो खत्म नहीं हो जाता, वो रख सकते हो शेल्फ में। उस पे हमने एक इशू कर दिया, हम दूसरा इशू करने जा रहे हैं, तो रजिस्ट्रार को कैसे पता चलेगा, अवाम को कैसे पता चलेगा। तो अवाम के पता लगने के लिए उसने पहले ही जिक्र कर दिया कि अवाम को कैसे बताओगे, रजिस्ट्रार को क्या बताएंगे, रजिस्ट्रार को अब क्या देंगे, डॉक्यूमेंट देंगे, कौन सा, एक स्टेटमेंट दे देंगे कि जी हमारा चूंकि शेल्फ था इसलिए हमने इतने शेयर इशू कर दिए। उसको इल्म हो जाएगा इस स्टेटमेंट के जरिए कि क्या हुआ। एक्सेप्शंस क्या है, the above requirements does not apply to company converted from public to private, private to public, to a company limited by guarantee and not having a share capital। ये चीजें अप्लाई नहीं करती। कौन सी कंडीशंस, ये कंडीशंस नहीं अप्लाई करती। क्यों नहीं अप्लाई करती, इसलिए अप्लाई नहीं करती कि उनका बिजनेस पहले ही स्टार्ट हो चुका है। भाई ये क्या बोल रहा था, ये कहता है कि पब्लिक कंपनी है, ये पब्लिक कंपनी के लिए है ना बिजनेस कमेंस करने की कंडीशंस। तो कहता है ये काम कर लो, मिनिमम सब्सक्रिप्शन होनी चाहिए, डायरेक्टर्स ने पैसे दे दिए हो, रीपेमेंट्स हो चुकी हो, और अगर इसमें चीफ एग्जीक्यूटिव ने वेरिफिकेशन दे दियो कि हम कंप्लायंस सारी कर चुके हैं, ये कंडीशंस आप अप्लाई नहीं करो। इसका मतलब मिनिमम सब्सक्रिप्शन की रिक्वायरमेंट की अब जरूरत ही नहीं है। कब, जब आपकी कंपनी पब्लिक है तो पब्लिक, और वो क्या करने जा रही है, शेयर इशू करने जा रही है। मगर वो ओरिजिनली कंपनी बनी कैसे थी, प्राइवेट, तो बिजनेस शुरू कर चुके हैं ना उस वक्त। पब्लिक तो आज बन रही है मगर उसका बिजनेस पहले ही मौजूद है, तो कमेंसमेंट की जरूरत थोड़ी है, अब इन कंडीशंस के लगाने की जरूरत थोड़ी है, वो तो बिजनेस कमेंस कर देगी। क्या कर सकते हैं, क्यों, बिल्कुल भी नहीं। असल में इसलिए कंडीशंस रखी गई हैं ताकि बिजनेस को और लोगों को प्रोटेक्ट किया जा सके। बिजनेस को बंद थोड़ी करना है, उसका बिजनेस क्यों बंद किया जाएगा, एससीसीपी का बिजनेस बंद करने के लिए बनी है, बिल्कुल भी नहीं, बिजनेस बढ़ाने के लिए बनी है। उसका काम कोई एज ए रेगुलेटर बिजनेस को खत्म करना नहीं है, कि बिजनेस को ग्रो कराना है ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। तो कहता है बिल्कुल भी नहीं, प्राइवेट कंपनी ने बिजनेस कमेंस पूरी कर दिया था, तो इसका मतलब है कंडीशन अप्लाई नहीं करेंगी, इसका मतलब आपकी बिजनेस की कमेंसमेंट की कंडीशन आप पे नहीं है। क्यों नहीं है कंडीशन, नहीं, देखिए क्योंकि इस पॉइंट पे आप रजिस्टर हुए थे एज अ प्राइवेट कंपनी, तो बिजनेस फौरी कमेंस कर दिया। इस पॉइंट पे आप क्या बन रहे हो, पब्लिक रजिस्टर नहीं हो रहे हो, पब्लिक में कन्वर्जन कर रहे हो। तो आप पे कमेंसमेंट वाली बात अप्लाई नहीं करती, क्योंकि कमेंसमेंट तो पहले ही हो चुकी है, तो वही जारी रहेगी ना, कमेंसमेंट वाली बात आप पे अप्लाई नहीं करती। कमेंसमेंट का कंडीशन का पर्पस है कि ताकि आपके पास इतने फंड्स हों कि सक्सेसफुली आप बिजनेस चला सको। क्योंकि उसको देखो ना, उसने क्या कहा, मिनिमम सब्सक्रिप्शन हो यानी फंड्स हो, फिर डायरेक्टर भी पैसे दे दे, और फिर आप किसी को मिसयूज ना हो किसी का पैसा, तो असल पैसा वापस कर दो जिससे भी आपने लिया था, ठीक है। इस तरीके से ये बात कवर हो जाती है, कंप्लीट हो गया चैप्टर। लास्ट पॉइंट इसका यही है, कंपनसेशन है। 2 पॉइंट्स हैं, कौन से वाले पॉइंट्स हैं, अच्छा, अ, ठीक है, लेट मी चेक। अब हम आ गए हैं इस चैप्टर के, जैसे मैंने स्टार्ट में ही कहा था कि हमारे कोई 3 से 4 चैप्टर ऐसे हैं जो सिंगल क्लास चैप्टर्स हैं, उसके अंदर छोटे छोटे, तो इस वजह से हम उसको कर लेंगे बगैर हरी अप किए, वो एक क्लास में हो सकते हैं। हमने आराम आराम से इसको कवर किया, तब भी ये चैप्टर हमारा एक क्लास में, जैसे लास्ट क्लास में एक चैप्टर कंप्लीट हुआ था, इस तरह 2 और चैप्टर्स हैं जो कि एक एक क्लास के अंदर हो जाते हैं। तो लास्ट पॉइंट इसका अब हम पहुंच गए हैं, इसको खोलने दें।
ये था, ये लास्ट पॉइंट है बस। अच्छा, अब इसके अंदर जो चैप्टर के एंड पे आए तो एक्सेप्टेंस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय रजिस्ट्रार, ये, और उसके बाद कॉन्सिक्वेंस। अ रजिस्ट्रार शैल आफ्टर मेकिंग सच इंक्वायरीज एज ही मे डीम फिट टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ एक्सेप्ट एंड रजिस्टर all the relevant documents. The acceptance and registration of documents shall be conclusive evidence that the company is entitled to start its operations and exercise any power. देखिए, दो चीजों से इसने रोका था पब्लिक कंपनी को कि ना आप लोन ले सकते हो और ना आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो जब तक कि आपको कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट ना दे दे कौन, रेगुलेटर। और रेगुलेटर को कहा गया कि आप सर्टिफिकेट कब दोगे, लॉ कब कह रहा है कि जब जब तक ये चीजें हो चुकी हों। और उसमें एसेंशियल कंडीशन जो हमने देखी कि एक तो शेयर्स इशू हो चुके हों, मिनिमम सब्सक्रिप्शन हो चुकी हो, यानी आईपीओ सक्सेसफुल हुआ हो, डायरेक्टर्स ने जो शेयर्स के पैसे देने थे वो दे दिए हों, ठीक है, आपने जो ओवर सब्सक्रिप्शन की वजह से पैसे वापस करने थे वो वापस कर चुके हों, चीफ एग्जीक्यूटिव ने कहा हुआ है कि हमने सारी कंडीशंस फुलफिल हो चुकी हैं, ये हो गया तो वे कमेंसमेंट का सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा, फिर आप बिजनेस कमेंस कर सकते हो। तो रजिस्ट्रार जो है, जो आपके ये डॉक्यूमेंट्स हैं वो एक्सेप्ट कर लेगा, उसको रजिस्टर कर लेगा, वेरिफिकेशन कर सकता है, उसके बाद सेटिस्फाई करने के बाद वो रजिस्टर करेगा। मगर रजिस्टर करने के बाद अब बिजनेस कमेंसमेंट हो चुकी है, सब्सिक्वेंट स्टेज पे आगे पता चलता है कि कंडीशन तो फुलफिल थी नहीं। एक कंडीशन फुलफिल करनी थी कमेंसमेंट से पहले के डायरेक्टर्स ने क्या किया हो, पैसे दिए हो शेयर्स के, उस कंपनी के डायरेक्टर ने तो पैसे ही नहीं दिए थे। तो फिर चौथी कंडीशन क्या थी, चीफ एग्जीक्यूटिव ने या डायरेक्टर ने जो वेरिफिकेशन देनी थी कि हम कंप्लायंस कर चुके हैं, उन्होंने झूठ बोला, झूठ बोला। अब एक बंदे ने केस कर दिया, इनका बिजनेस बंद करो। क्यों बंद करो, क्योंकि उन्होंने वायलेशन कर दी थी। तो कहा जाएगा नहीं नहीं, बिजनेस तो बंद नहीं होता, अब बिजनेस तो जारी रहेगा। अब ऐसी ही बात कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के लिए भी लिखी थी। इसका मतलब दो सर्टिफिकेट इशू हो जाएं तो उसकी बाद की इरेगुलरिटी उनको अफेक्ट नहीं करेगी। एक था सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और एक है सर्टिफिकेट कौन सा, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का। ये इशू हो गया ना, तो अब गई बात, कंक्लूसिव एविडेंस है, खत्म बात, वो स्टार्ट हो गया तो हो गया, कंपनी बन गई तो बन गई। कॉन्सिक्वेंस क्या है, पेनल्टी है लेवल 2 की। If company starts its business operations and exercise borrowing powers in contravention of the above provision, every officer or other officer who is responsible for the contravention shall without prejudice to other liabilities। अब ये कहते हैं कि देखें, अगर आपने बोरोइंग पावर एक्सरसाइज कर दी, बिजनेस स्टार्ट कर दिया, तो ये वायलेशन है, कंडीशन फुलफिल करनी थी, नहीं की, पेनल्टी लगेगी लेवल 2 की। फिर क्या है, स्टेटस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, एनी कॉन्ट्रैक्ट, उस वक्त जो कॉन्ट्रैक्ट किए गए उसका क्या होगा। एनी कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय द कंपनी बिफोर द डेट एट विच इट इज एंटाइटल्ड टू कमेंस बिजनेस शैल बी प्रोविजनल only and shall not be binding on the company unless until the date and on the date it shall become binding। क्यों, क्योंकि अभी कंपनी को कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट नहीं था। तो जो लोग कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ये उनके लिए था कि जब भी किसी पब्लिक कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करो, एक बात चेक कर लो क्या उसको कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस की इजाजत है कि नहीं है, और अगर नहीं है ना तो आपका कॉन्ट्रैक्ट उस पर बाइंडिंग नहीं होगा जब तक कि कमेंसमेंट ना हो, लीगली उस पर केस नहीं फाइल कर सकते आप। प्रोस्पेक्टस इन स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ द प्रोस्पेक्टस के लिए क्या है, सरकम इनवाइटिंग जनरल पब्लिक, सर्कमस्टेंसेस है व्हेन द कंपनी इज लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, तो प्रोस्पेक्टस इशू होता है। नॉट इनवाइटिंग द जनरल पब्लिक टू सब्सक्राइब, स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस इशू होती है। issued a prospectus but could not obtain listing on the stock exchange, तो उस केस में पेमेंट ऑफ ऑल मनीज ऑन द बेसिस ऑफ प्रोस्पेक्टस एंड फाइलिंग ऑफ द स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस। ये क्या तीन चीजें हैं, ये आखिरी बात है, हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, और फिर ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो रहा है। अच्छा देखिए, पहली चीज तो प्रोस्पेक्टस के इशू होने से रिलेटेड है कि जब कोई कंपनी जनरल पब्लिक को शेयर्स इशू करना चाहती है, और वो एक लफ्ज सुनिएगा, प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं है। प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है, शेयर्स के प्राइवेट प्लेसमेंट क्या किसे कहते हैं, आए जरा देखते हैं कि प्राइवेट
प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स और इसकी मीनिंग देखते हैं क्या है। प्राइवेट प्लेसमेंट इज अ नॉन पब्लिक ऑफरिंग, यही इसकी मीनिंग है, नॉन पब्लिक ऑफरिंग ऑफ सिक्योरिटीज। और लिमिट क्या मतलब, लिमिटेड नंबर को ऑफर की जा रही है। इसका मतलब क्या है कि एक नया पॉइंट आया हमारे सामने, और वो ये है कि कंपनी, पब्लिक कंपनी वो है जो पब्लिक को ऑफर करे। मगर सुनिएगा, पब्लिक को ऑफर करना उस पे पाबंदी या मैंडेटरी नहीं है। जरूरी नहीं है कि एवरी ऑफर वो पब्लिक को करे। अगर किसी सिलेक्ट ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर को ऑफर करना चाहते हैं प्राइवेट की तरह, कर सकते हैं, मना थोड़ी उसको। तो पब्लिक ऑफरिंग की इजाजत है, पब्लिक ऑफरिंग ही करनी है, ये कंडीशन नहीं है। पब्लिक ऑफरिंग के अलावा वो प्राइवेट प्लेसमेंट भी कर सकते हैं। प्राइवेट प्लेसमेंट क्या है जी, सिलेक्ट ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स को कहा हम आपको शेयर शो करना चाहते हैं, मगर चूंकि है तो पब्लिक कंपनी ना, तो पब्लिक कंपनी की कुछ रिक्वायरमेंट थी। रिक्वायरमेंट क्या थी, प्रोस्पेक्टस। तो कहता है नहीं रुको, ऐसी सूरत में जब आप पब्लिक ऑफर ही नहीं कर रहे हो, तो उस केस में आप क्या करोगे, स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस इशू करोगे। इन ल्यू का मतलब है उसके बदले में, मगर ये स्टेटमेंट भी तो वही इंफॉर्मेशन कैरी करती है। नहीं, इस स्टेटमेंट का एक और मकसद है, प्रोस्पेक्टस तो पब्लिक से लिंक हो गया, मगर ये स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ, ये यूं समझें कि अगर हमें चीनी ना मिले और गुड़ खा लें, मतलब है तो मीठा ना, है तो मीठा मगर चीनी नहीं है, तो प्रोस्पेक्टस चीनी है, शुगर है, और ये स्टेटमेंट उसके कंटेंट भी वही होती है, मगर उसको प्रोस्पेक्टस नहीं बोलते। क्योंकि वो जो प्राइवेट प्लेसमेंट वाले लोग वो भी तो इन्फॉर्मेशन मांगेंगे ना, वो भी तो कहेंगे ना भाई हमें बता तो सही। तो प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करोगे उस वक्त, प्रोस्पेक्टस सिर्फ कब इशू करोगे, जब जनरल पब्लिक को आप ऑफर करें। तो इन सिलेक्ट ग्रुप को अगर ऑफर करें तो फिर उस सूरत में एक स्टेटमेंट इशू करोगे, मगर होगी स्टेटमेंट क्या, उसके अंदर भी प्रोस्पेक्टस वाली सारी बातें होंगी, मगर उसको प्रोस्पेक्टस कहा नहीं जाता। सेल्फ में भी करते हैं, मगर यहां जो मकसद है ये उन लोगों को इशू करने की बात हो रही है। इशूड अ प्रोस्पेक्टस बट कुड नॉट obtain लिस्टिंग ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। देखिए, स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होने से पहले आपने क्या किया, लोगों को प्रोस्पेक्टस इशू किया। क्या कहा कि कंपनी पब्लिक लिस्टेड होगी, पब्लिक नहीं, पब्लिक लिस्टेड होगी। अभी हम क्या कर रहे हैं, शेयर्स इशू कर रहे हैं ताकि हमारे पास फंड्स, फिर हम क्या करेंगे, हम इस पे नेक्स्ट स्टेप लेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका, भाई नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हम लिस्टिंग करेंगे। मगर हुआ क्या, जितनी रिक्वायरमेंट थी, इशूड अ प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस तो इशू हो गया बट नॉट obtained लिस्टिंग। मगर जब हम लिस्टिंग के लिए गए ना, तो लिस्टिंग के अलग रेगुलेशन है। किसकी लिस्टिंग, स्टॉक के, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की लिस्टिंग की अलग रेगुलेशन है। और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की लिस्टिंग की रेगुलेशंस को जब इसने फुलफिल करने की कोशिश की, वो फुलफिल नहीं हो सके। अब ये लिस्टिंग रूल्स आप उठा के देखेंगे, ये कॉर्पोरेट लॉ फाइनल में आप पढ़ेंगे तो उसका भी एक चैप्टर पढ़ेंगे, और ये उसका वो चैप्टर ऐसा है लिस्टिंग का। ये देखें, ये लिस्टिंग की रेगुलेशन है, रूल मेकिंग प्रोसीजर, ये वो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, ओपन एंडेड, कोड ऑफ कॉर्पोरेट। तो आपके पास लिस्टेड जो रेगुलेशंस हैं, उन रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा। ओके, और नहीं कर सके आप, नहीं कर सके, इस केस में क्या होगा, इस केस में आपकी जो सिचुएशन होगी वो ऐसे बनेगी कि रीपेमेंट, रेलिवेंट डॉक्यूमेंट टू बी इशूड आर फिल्ड, क्या है, रीपेमेंट ऑफ ऑल मनीज ऑन द बेसिस ऑफ प्रोस्पेक्टस, सारे पैसे लौटाने पड़ेंगे आपको। ठीक है, क्यों भाई, क्योंकि जो जिस वादे के आपने अगेंस्ट पेमेंट ली थी वो वादा वफा नहीं हुआ। एंड इस केस में भी क्या इशू करेंगे, स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस इशू करनी पड़ेगी अब। ठीक हो गया, चले, ये हमारा प्रोस्पेक्टस का चैप्टर था, और ये चैप्टर नंबर 6 है, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह कवर हो गया। अच्छा, अब आप थोड़ा बस लास्ट पॉइंट देखें कि नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें हम किस तरीके से कवर करेंगे। एक तो हमारे पास आ रहा है ये मॉर्गेज और चार्जेस,
ठीक है। उसके बाद आ रहा है हमारे पास मीटिंग्स, ये थोड़ा लेंथी चैप्टर है। फिर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट है, इन्वेस्टमेंट एंड डिस्क्लोजर का चैप्टर है, अकाउंट्स। तो आपका ये जो मॉर्गेज एंड चार्जेस है ना, ये टॉपिक भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसमें आप काफी सारी चीजें सीखते हैं। और ये कल की इसमें एक क्लास नहीं मुमकिन है, देखेंगे, जबरदस्ती नहीं करनी हमने, मगर ये है कि ये भी छोटा टॉपिक है, इसके अंदर भी आप बहुत कुछ सीखेंगे, खास तौर पे चार्ज क्रिएट कैसे होता है, ठीक है, प्लेज किसे कहते हैं, और मुख्तलिफ टर्म्स आप सीखेंगे। और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्या, मीटिंग्स पे जाएंगे, ये थोड़ा लेंथी है, फिर ये छोटा टॉपिक है, फिर ये छोटा टॉपिक है, ये छोटा टॉपिक है, छोटे टॉपिक्स हैं, ये मॉडरेट है, एक एक डेढ़ डेढ़ दो दो क्लास के अंदर ही ये टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, सिवाय मीटिंग्स के जो थोड़ा लेंथी टॉपिक है। तो इंशाल्लाह आपका होपफुली कोर्स जल्दी कवर हो जाएगा। तो हम अब अलहमदुलिल्लाह तकरीबन पहुंच गए हैं 6 चैप्टर्स तक। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे चार्जेस, मॉर्गेज और चार्जेस। ठीक हो गया? चलिए, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।